ऑक्सीजन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उसको तो इलेक्ट्रॉन से प्यार है, मोहब्बत जिसके साथ है वो क्यों किसी को जाने देगा, नहीं समझे। तो वही चीज है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन के साथ जो मोहब्बत है वो बहुत स्ट्रांग है ना, लेकिन कार्बन को उतना नहीं है। सोचो हट जाओ बाहर कि इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी यहां से चला जाए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं चाहता। ऑक्सीजन चाहता है कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन हमारे पास रहे। बात मेरी फॉलो कर रहे हैं? तो ये बातें आप याद रखेंगे, ये सब बहुत काम आएगा, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा मदद करता है। वैल्यू ज्यादा H+ का कॉन्सेंट्रेशन, एसिड है मान लीजिए, इसने H+ आयन को रिलीज किया अलॉन्ग विथ A- आयन, तो ये एसिड है तो ये इसका क्या हो गया बेटा? कॉन्जुगेट बेस बोलो, नहीं कॉन्जुगेट बेस आप इसको बोलेंगे। अब यहां पे आपको बताया था कि अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, Ka निकालते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। कुछ रिएक्शन हुआ, बाकी अब रिएक्शन आपका मतलब कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। जितना ऐसे 30% टूटा, उसके बाद 70% वो अनडिसोसिएटेड रह गया। तो इक्विलिब्रियम डेवलप करता है तो हम यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज करते हैं, Ka वैल्यू। और कभी कभी क्वेश्चन आपको K से पूछा जाता है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है, K के बेस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब K के बेस पे हम देखो, K हम निकालना चाहते हैं तो लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A- आयन डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ha। तो आप जानते हैं कि जितना ज्यादा H+ आयन फर्निश किया जाएगा कोई भी सब्सटेंस के द्वारा, वो उतना बढ़िया एसिड कहलाएगा, ठीक है। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? सोचो, न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो K का वैल्यू बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? और जैसे जैसे H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है वैसे वैसे Ha का कॉन्सेंट्रेशन घट जाता है। बात समझ में आ रही है ना? क्यों? Ha टूटने लगेगा, तो जितना ज्यादा Ha टूटेगा उतना ज्यादा H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो Ha तो घटेगा ना। और जितना ज्यादा H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा A- का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, है ना। ये जितना बढ़ेगा उतना ही ये भी बढ़ेगा ना, दोनों सेम सेम बढ़ेगा क्योंकि स्टाइकोमेट्री तो आपका 1 ही है दोनों का। तो H+ बढ़ेगा तो A- भी बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, है ना। अब देखिए A- का कॉन्सेंट्रेशन जब ज्यादा होता है तो हम कहते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि A- जो है ये ज्यादा स्टेबल अनायन है ना। और A- का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा आपके सॉल्यूशन के अंदर आएगा, हम कहते हैं कि हमारा H+ भी उतना ही ज्यादा हमारा सॉल्यूशन के अंदर आएगा, है ना। तो जितना ज्यादा H+ आया उतना ही ज्यादा हमारा A- आया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से हमारा स्टेबिलिटी इसका ज्यादा होगा। और हम जानते हैं कि अगर सामने वाला कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो करस्पॉन्डिंग एसिड हमारा स्ट्रांग होता है। ये हम पढ़ चुके हैं ना सारा। तो हमारा स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो करस्पॉन्डिंग एसिड हमारा स्ट्रांग बनेगा। इसलिए हमारा जो Ha है ज्यादा स्ट्रांग होने के लिए हमारा H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चाहिए। और जब H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो K का वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगा। और K का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो pK का वैल्यू क्या हो जाएगा? आप पढ़े हैं ना pH वैल्यू, pH पढ़े हैं, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। बात समझ रहे हैं? तो जितना ज्यादा H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा हमारा Ka का वैल्यू उतना ज्यादा बढ़ेगा, है ना। K के टर्म्स में लिखेंगे, अगर K के टर्म्स में लिखेंगे तो pK लिखेंगे, और H+ के टर्म्स में लिखेंगे तो pH लिखेंगे। बात समझ रहे हैं? तो हम यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट देख रहे हैं K के टर्म्स में, तो हमें pKa यूज करना है। तो अगर हम K का वैल्यू हमारा बढ़ेगा, मतलब H+ बढ़ा तो K बढ़ा, और K बढ़ा तो pK क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो कभी कभी सवाल, ज्यादातर सवाल आपको pKa के टर्म्स में पूछा जाता है। अगर कोई कह दे कि बताओ कि pKa का वैल्यू किस सब्सटेंस का कम है, तो आप समझ लीजिएगा वो कह रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है। बात मेरी समझ में आ रही है? pKa का वैल्यू कम है, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। किसका ज्यादा है ये सवाल आपसे पूछा गया। और अगर pKa का वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब ये कह रहा है कि यहां पे किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। कभी कभी आपसे pKb पे सवाल पूछा जाता है और वहां अमोनिया और उसके जो ये सवाल दे देता है, अमोनिया के बेस पे आपको सवाल मिलता है, वहां पे pKb यूज करिएगा। एसिड रहेगा तो pKa यूज करिएगा, Ka यूज करिएगा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन आपको यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बेस की बात करें हम तो वहां पे pKb यूज करना आपको, है ना, वहां Kb यूज करना है। अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जैसे हमारा यहां पे मान लो बेस होगा, है ना, जैसा किस कंडीशन पे स्टेबल होगा, तो पहला कंडीशन यह है कि अगर हम पीरियड के केस में चलते हैं, ठीक है, तो पीरियड के केस में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या Z इफेक्टिव जो है वो ज्यादा डोमिनेटिंग होता है ना। तो Z इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, है ना। तो अगर हम Z इफेक्टिव देखें, याद है आप लोग को पीरियोडिक टेबल में
हम पीरियड के केस में क्या बताए थे आपको कि जेड इफेक्टिव ज्यादा डोमिनेटिंग होता है और ग्रुप्स के केस में साइज ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। मेरी बात अच्छे से सुन लो, अच्छे से सुन लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं कहीं भी, ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में फिट करके जाइए, है ना। देखिए हम ये कह रहे हैं कि जब आप पीरियड के केस में आइएगा वहां जेड इफेक्टिव ज्यादा डोमिनेटिंग होता है ना। जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निगेटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल। निगेटिव चार्ज अगर ऑक्सीजन पे है और निगेटिव चार्ज अगर कार्बन पे है, विच वन इज स्टेबल? नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज मोर स्टेबल देन नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, बिकॉज कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर इज नॉट स्ट्रांगली बाउंडेड टू इट, not strongly bonded to it, but negative charge on oxygen is strongly bonded to it because oxygen is more electronegative। ठीक है, कोई बात नहीं, बात समझ में आ रही है आप लोग को? हाँ, तो हम यही आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस है ये कब स्टेबल होगा? जब हमारा मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो पीरियड के केस में, उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल है ना, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो कम स्टेबल होगा, वो इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, मतलब अच्छा बेस कहलाएगा। तो जो भी अपने नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को जल्दी देगा वो एक अच्छा बेस कहलाएगा, और जो जल्दी नहीं देगा वो अच्छा बेस नहीं कहलाएगा। जैसे ऑक्सीजन पे माइनस है और कार्बन पे माइनस है, कौन जल्दी देगा अपने नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को? कार्बन देगा, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। नहीं समझे बात को? कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गया ना, तो अगर कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा। ऑक्सीजन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उसको तो इलेक्ट्रॉन से प्यार है, मोहब्बत जिसके साथ है वो क्यों किसी को जाने देगा? नहीं समझे? तो वही चीज है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन के साथ जो मोहब्बत है वो बहुत स्ट्रांग है ना, लेकिन कार्बन को उतना नहीं है। सोचा जाओ बाहर, है ना। तो वो नहीं चाहता है, वो चाहता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, कार्बन चाहता है कि इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी यहां से चला जाए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं चाहता। ऑक्सीजन चाहता है कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन हमारे पास रहे। बात मेरी फॉलो कर रहे हैं? तो ये बातें आप याद रखेंगे, ये सब बहुत काम आएगा, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा मदद करता है। ठीक है, तो यहां देखिए ये समझ में आ गया। तो पीके का वैल्यू अगर कम होगा तो ध्यान रखिएगा के का वैल्यू ज्यादा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, है ना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब देखिए हम आपको बताए थे कि प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट याद है आप लोग को? प्लस एम इफेक्ट वह होगा जो आपका ग्रुप या कोई एटम किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ लगकर उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है। बात समझ रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाने वाला जो ग्रुप है वो कौन कौन सा है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, जैसे OH इलेक्ट्रॉन अगर ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ लगेगा तो इलेक्ट्रॉन देगा रेजोनेंस के थ्रू। सिग्मा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, बताया था ये सब। तो इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर होना चाहिए और वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ जुड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, ये होगा। OCH3 भी था, NH2 भी था, NHCOCH3 था, NHCO NH2 था कि नहीं? तो ये सब जितने भी हैं सब इलेक्ट्रॉन देने वाले। तो पहचान आप ऐसे कीजिए कि इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर होना चाहिए। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला जो ग्रुप है उसको कैसे पहचानेंगे? तो किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ अगर कोई स्पीशीज लगा हुआ है और वो उसके अंदर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट हो, बात समझ रहे हैं? अगर उसके अंदर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है और वहां डबल बॉन्ड से जुड़ा है, और जनरली ज्यादातर आप केसेस में आप देखिएगा कि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल इसी तरह का केस आपका आएगा जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला रहता है। उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर तो है नहीं, तो डबल सिंगल, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ना, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है? जिधर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहता है ना, उधर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो गया। तो डबल सिंगल आपका इस तरह से फॉर्मेट रहता है ना, इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर इसमें ज्यादा होता है। बात मेरी फॉलो कर, इतना समझ में आ गया? दूसरी चीज कि प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट हमेशा ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे ऑपरेट करता है। कभी भी एक बात ध्यान रखिएगा कि मेटा पोजिशन पे कभी भी प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट ऑपरेट नहीं करता है। क्या ऑपरेट करेगा बेटा? याद रखिएगा, मेटा पोजिशन पे प्लस एम माइनस एम ऑपरेट नहीं करता है, भूलिएगा नहीं। और ये चीज गांठ बांध लीजिए दिमाग में, काफी काम आने वाला है। ठीक है, ये जब भी ऑपरेट करेगा कहां पे ऑपरेट करेगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। बात समझ रहे हैं? दूसरी बात कि मेटा पोजिशन पे तो ऑपरेट कौन करेगा? तो इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है। मेटा पोजिशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी डोमिनेटिंग नहीं होता है, वो भी ऑपरेट नहीं करता है। जो भी रेजोनेंस का केस है मेटा पे काम नहीं करता है। ठीक है, मेटा पे हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है।
और कोई काम नहीं करता है। बात समझ रहे हैं ना? अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को आते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए पहले हमारा यहाँ देखो सारा क्या है, अल्कोहल है ना, ये तो फिनॉल है हमारा यहाँ पे, है ना, ये भी फिनॉल, ये साइक्लो हेक्सेनॉल, फिनॉल फिनॉल सब फिनॉल और उसके डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं। अब देखिए NO2 क्या है बोलो, यहाँ पे -M शो कर रहा है या +M शो कर रहा है? NO2 शोइंग -M इफेक्ट, भूल गए आप लोग क्या? NO2 क्या शो करेगा बेटा, जल्दी फटाफट, -M इफेक्ट, और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा -I से, यानी कि हमारा पैरा पोजीशन पे दोनों ऑपरेटिंग है, लेकिन -M इफेक्ट ज्यादा ऑपरेटिंग है एज कंपेयर टू द -I इफेक्ट, है ना। -M इफेक्ट इज मोर पावरफुल देन द -I इफेक्ट, बोथ आर ऑपरेटिंग बट पावर ऑफ -M इज मोर डोमिनेटिंग देन -I इफेक्ट, है ना। तो यहाँ पे -M लगेगा। मेसोमेरिक इफेक्ट डू नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस, है ना, किसी भी पोजीशन पे जाइए, ऑर्थो पे, पैरा पे, सब जगह M इफेक्ट आपका सेम लगता है, डिपेंड नहीं करता है डिस्टेंस पे। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, दिस इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा ऑपरेट करेगा, यहाँ पे कम, यहाँ पे सबसे कम, समझ रहे हैं, क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है। क्लियर है? तो -M काम कर रहा है। चलो यहाँ पे बताओ, यहाँ तो कोई भी ग्रुप नहीं है ना, सिंपल फिनॉल है। चलो यहाँ देखो, यहाँ पे अब आपको ये बताए थे, हाँ इसमें तो कोई रेजोनेंस भी नहीं है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ले रहा है ना, तो यहाँ का अनायन जो बनेगा वो स्टेबल बनेगा। तो एज कंपेयर टू दिस साइक्लोहेक्सेनॉल, दिस वन इज मोर एसिडिक, है ना, इसके कंपेयर में ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि इसके अनायन बनाओगे ना वो आपका रेजोनेंस में स्टेबलाइज होगा। चलिए इसमें आते हैं, CH3 है ना, तो CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देने वाला ग्रुप है, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन काम कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये +M काम नहीं करता है क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं है। इसमें याद रखिएगा हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। किससे दे रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन से, अभी बताएंगे आपको, है ना। चलिए इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इधर देखो, इधर भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो ये +M शो कर रहा है, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है इसका ज्यादा, तो ये -I भी शो करेगा। लेकिन याद रखिएगा +M इज मोर डोमिनेटिंग देन -I, आई बात समझ में? तो याद रखेंगे यहाँ पे, तो +M इफेक्ट ज्यादा होगा। चलो अब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। बताओ यहाँ पे कि इनमें से ज्यादा एसिडिक किसका होगा स्ट्रेंथ? 1 2 3 4 एंड 5, बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा बेटा? सोचो, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। गए काम से, ध्यान से नहीं पढ़ते हैं आप लोग का प्रॉब्लम ये है ना। क्या होता है, एक सिर्फ देखना होता है, एक गौर से देखना होता है, चील की निगाह रखिए तब समझ में आएगा, है ना। जब यहाँ पे फोकस कर रहे हैं ना, तो अदर चीज कुछ नहीं सोचना होता है, यहीं पे फोकस करिए, नहीं तो एक भी चीज समझ में नहीं आएगा, है ना। होता क्या है कि आप लोग देखते तो है यहाँ पे, है ना, पूछते हैं तो आप बोल भी देते हैं, लेकिन एक्चुअली में आपका वो सीरियसनेस नहीं दिखता है, वो है ना, वो नजर जो होता है ना वो नहीं रहता है यहाँ पे। बात समझ रहे हैं? तो नजर एकदम यहाँ निशाने पे रखिए, कहाँ पे, बात समझ आ रही है? तो NO2 देखो बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो जो खींचेगा वो ज्यादा एसिडिक होगा ना। तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा बोलो? फर्स्ट का, ठीक है। बाकी सब देने वाला है, ये तो बहुत ही स्ट्रांगली दे रहा है, +M से दे रहा है, ये तो सबसे कम हो जाएगा, है ना। ये भी देखो, ये भी दे रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन से, तो +M से लेस पावरफुल है, समझ रहे हैं? इसका मतलब ये सबसे कम हुआ, उसके बाद ये, ठीक है। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है? सेकंड वाला, तो हम लिखेंगे क्या, सेकंड वाला। फिर लिखेंगे किसका, इसका लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये सबसे कम हो जाएगा आपका, फिनॉल आपका ज्यादा, इसके कंपेयर में देने वाला है लेकिन यहाँ पे कोई फिनॉल ही नहीं है ना, तो ये हो जाएगा। फिर बताओ, फिर 4 हो जाएगा आपका, फिर 5 नंबर, और लास्ट में आपका 3rd नंबर का खाली आएगा। समझ रहे? सब लिखना पड़ता है, आप समझ गए? एक में आपने टाइम ले लिया 5 मिनट, अब सब जल्दी बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फिनॉल है, सब में है, बताओ यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन काम करेगा ना, CH3 रहेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन देगा। ये देखो, ये मेटा नहीं, देखो मेटा पे हमने क्या बताया, मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, -I कैसे बेटा, यहाँ पे +I काम करेगा, CH3 इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है कभी भी। बात समझ रहे हैं? बताया था ना सब, यहाँ पे आपका +I इफेक्ट काम करता है, दे रहा है इलेक्ट्रॉन। यहाँ बताओ, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। यहाँ पे लेस पावरफुल इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, यहाँ पे फिनॉल, सिंपल फिनॉल। इन सब में देने वाले ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन इसमें कोई भी ग्रुप देने वाला नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो 1 2 3 और चलो बताओ, सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ किसका? फर्स्ट का, ठीक है ना। फर्स्ट में तो कुछ भी नहीं लगा है ना देने वाला बेटा, यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगे हुए हैं, पहले फर्स्ट वाला हो जाएगा ना।
समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, इधर देखिए, इधर काफी दूर है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ भी हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे, देखो जब दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन सेम हो जाए तो फिर इंडक्टिव पे बात करेंगे, है ना। इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन ज्यादा पावरफुली करेगा, जो ऑर्थो पे है, मतलब जो नजदीक है आपका, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर से देगा, है ना। तो हमको लगता है कि 1 के बाद किसका होना चाहिए, सेकंड वाले का, ठीक है ना। हाइपर नहीं, एक मिनट, ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन से दे रहा है ना, ये ज्यादा पावरफुल होता है इंडक्टिव से, तो इंडक्टिव वाला लेस पावरफुल है, इलेक्ट्रॉन कम देगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड नंबर, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा पावरफुली मिलता है। देखो सबसे पहले मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। बात समझ में आ रही है? हाइपर कॉन्जुगेशन तो दोनों में है ना, ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट इज लेस पावरफुल, ठीक है, लेस प्रोनाउंस्ड होगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा, थर्ड नंबर। फिर बताओ इन दोनों में, सेकंड वाला, है ना, सेकंड वाला, फिर फोर्थ वाला। क्लियर हो गया? चलिए इस वाले केस में आइए, जिनको भी नीट देना है बच्चे, जो भी बच्चे नीट देना चाहते हैं वो सब अच्छे से देख लें इसको, ठीक है। चलिए इसमें बताइए, ये तो बड़ा आसान है। देखो फर्स्ट में तो कोई भी इफेक्ट नहीं है ना एक्स्ट्रा, सिर्फ फेनॉल है। ये देखिए, ये -m शो करेगा और -i शो करेगा, -m इज ज्यादा पावरफुल। चलो इधर कौन सा ऑपरेट करेगा बोलो, इफेक्ट -i, ओनली -i, ठीक है, खींच रहा है यहाँ पे। यहाँ बोलो, यहाँ भी बोलो, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है, -m इफेक्ट, और ये -i इफेक्ट भी शो कर रहा है। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, कौन ज्यादा पावरफुली खींच रहा है, बोलो फोर्थ नंबर, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन नजदीक है ना ये NO2, तो खींचेगा बहुत ज्यादा पावरफुली। तो होना चाहिए था इसका, लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑपरेट करता है, याद रखिएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसकी वजह से क्या होता है, ये ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में थोड़ा सा बॉन्डिंग क्रिएट हो जाता है, फोर्स लगने लगता है, जिसकी वजह से H जल्दी बाहर नहीं निकल पाता है। तो देखा गया है कि इस पैरा वाले से ऑर्थो वाला थोड़ा सा कम एसिडिक होता है। क्यों? H इजिली नहीं निकल पाता है एज कंपेयर टू दिस मॉलिक्यूल। बात समझ रहे हैं? उसके बाद इसका मतलब कि हम यहां कह सकते हैं कि फर्स्ट सेकेंड, देखिए बेटा ध्यान से, एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा हो जाएगा, सबसे ज्यादा। कायदे से देखा जाता तो इसका सबसे ज्यादा होता, नहीं होगा, इसका मतलब सेकंड वाले का होगा ना, सेकंड वाले का, और फिर अब फोर्थ वाले का, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ मेसोमेरिक इफेक्ट है, इसमें तो इंडक्टिव इफेक्ट है। तो इसके बाद हमारा थर्ड वाला हो जाएगा, और फिर हमारा कौन सा, फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप याद रखिएगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको निकलने में थोड़ा सा समय लग रहा है। चलिए इस वाले, चलिए समझ गया ना, यहाँ पे हमने लिख दिया है +-m इफेक्ट जो है वो कभी भी मेटा पे ऑपरेट नहीं करता है। ये कहां पे ऑपरेट करता है, ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। चलिए इस वाले केस में आइए, इस वाले में क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। देखो हाँ बिल्कुल, ये sp है, ये हमारा sp2 एंड दिस इज योर sp3। तो दिस वन इज मोस्ट एसिडिक, है कि नहीं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ऑर्डर में दिया हुआ है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन के केस में होगा, है ना, फ्लोरीन के केस में, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 क्लोरीन लगाया ना बेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 क्लोरीन है और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो देखा जाए तो 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ज्यादा प्रोनाउंस होगा ना, पावरफुल होगा। बोलो तीनों ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक ब्रोमीन लग गया, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो तो कम खींचेगा थोड़ा, है ना। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, है ना। चलिए इस वाले केस में आइए, इन तीनों में कौन सा, किसका, इधर सब देखो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा हुआ है, इधर 2-2 इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, इधर 1 देने वाला है, इधर कोई भी देने वाला नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। सबसे ज्यादा कौन सा, फॉर्मिक एसिड, फिर एसिटिक एसिड, फिर प्रोपेनोइक एसिड। चलिए इसमें आइए, इसमें अरेंज करना है पीके वैल्यू। अब देखो क्वेश्चन आ गया पीके के फॉर्म में, पीके है ना, वो फिल्म वाला पीके नहीं, दूसरा वाला, है ना। तो पीके का वैल्यू हम यहाँ देखेंगे, चेक करेंगे, बताओ विच वन इज मोस्ट एसिडिक, है ना। CF3 है बेटा, ध्यान दो, यहाँ पे फ्लोरीन 3-3 लगा हुआ है और तीनों फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जान रहे हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट होता है, बात समझ में आ रही है। फिर NO2 का इफेक्ट होता है, पढ़े ना इंडक्टिव में, -i में, फिर किसका, CN का, फिर फ्लोरीन का, फिर पीएच का, ऑर्डर में ही दिया हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर हम बात करें -i इफेक्ट की, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका प्रोड्यूस होगा, बोलो CF3 ना, CF3 वाले का सबसे ज्यादा
CF3 का, या इलेक्ट्रॉन ऐसा करो, -I नहीं करो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसका इफेक्ट देखिए सबसे ज्यादा किसका होता है, CF3 का। फिर किसका होगा बेटा, जल्दी बताओ, NO2, फिर CN, फिर फ्लोरीन, और फिर फिनाइल का, फिर फिनाइल का। तो ये तो ऑर्डर में ही दिया हुआ है, आप याद रखिएगा, ये सब ऑर्डर डायरेक्टली फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इस वाले में देखिए, इस वाले में अगेन CF3 के केस में देखो, यहाँ एसिटिक एसिड वाला बेंजोइक एसिड का केस दिया हुआ है ना। तो CF3, फिर बताओ, फिर यहाँ पे हाँ एक चीज और, जो ज्यादा एसिडिक है उसका पीके वैल्यू कम होता है। तो अभी तो तुमने इसको अरेंज किया है एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, पीके का वैल्यू, तो उल्टा कर लेना। आप समझ में आ रही है ना आप लोग को, यहाँ पे उल्टा कर लीजिएगा, नहीं तो फिर यहाँ पे हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ लिख दे रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, ये बॉक्स में लिख लेते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर ज्यादा होगा तो पीके का वैल्यू कम हो जाएगा। तो यहाँ पे पीके के वैल्यू में अरेंज करना है ना, एसिडिक वाले में गलती मत कीजिएगा, तो फिर खत्म, अभी जैसे हम किए थे, नंबर खत्म, नहीं आएगा, है ना। चलिए इसमें आइए, इसमें पीके का वैल्यू अगेन एसिडिक स्ट्रेंथ जिसका सबसे ज्यादा, उसका पीके वैल्यू। अब बताओ इसमें, इस केस में क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। तो बताइए पीके का वैल्यू किसका ज्यादा होगा, सोचो। सबसे कम इसी का है ना, सबसे कम पीके वैल्यू इसी का होगा। चलो यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। उसके बाद एसिडिक सबसे ज्यादा कौन है, फिर OCH3 है ना, तो हम कहेंगे यहाँ पे ज्यादा 3, फिर NH2 वाला, NH2 या OH, सोचो। OH ना सर, OCH3 NH2 पहले था या NH2 बाद में था, OH के पहले था या बाद में था, NH2 पहले था, तो वही तो बोले थे, क्या प्लस M में या माइनस में, M में, प्लस M में पहले था, है ना, यानी माइनस M में बाद में रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो NH2 क्या होगा हमारा, -M तो बाद है ना, बहुत ही वीक है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग वाला कौन सा है इन दोनों में, OH या OCH3, OH। बात समझ में आ रही है। हाँ तो हम लिखेंगे यहाँ 4, फिर क्या लिखेंगे, 2 नंबर, सही है ना, 2 नंबर, ठीक है वैल्यू होगा। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करिए आप लोग।